गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 7 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। ठीक है, कि किस तरह से जो है भू आकृति और उसके विकास के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है इसमें अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं और लैंडफॉर्म्स क्या है कि उस लैंडफॉर्म्स उनका विकास उनके ऊपर किस तरह से होता है। ठीक है ना, अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे उनका विकास किस तरह से होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भू आकृति क्या है। सबसे पहले तो इसमें एक डेफिनेशन छोटी सी हम लिख सकते हैं कि छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहा जाता है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ शेप में है किसी भी तरह की, तो वो एक तरह की भू आकृति है। चाहे पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी की सारी जो है भू आकृति है। अब इनके ऊपर जो प्रोसेस चलेगा, ये हम चैप्टर जब करेंगे इसके अंदर क्या है कि ये सारा एक्सोजेनेटिक जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इंडो और एक्सोजेनेटिक मतलब आंतरिक और बाह्य बल। तो ये बाह्य बल के अंदर जो आता है अपर्दन का एक रूप है, जिसके अंदर हम जो है पहला पढ़ेंगे नदी के बारे में। ठीक है, नदी है, हिम नदी है, ठीक है, पवने हैं, उसके बाद फिर क्या है अपना जिसको बोलते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, समुंदर है। तो ये अपनी अलग अलग स्थलाकृति बनता है। जैसे मान लो अब इसी के बारे में हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने नदी के बारे में, कि एक नदी जो है रिवर है, वो माउंटेन एरिया से किस तरह से बनती है और फिर वो जब एक सी के अंदर मिलने तक का वो सारे का सारा जो उसका प्रोसेस है उसके बारे में हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जैसे एक रिवर है, ये माउंटेन एरिया से बहती हुई जो है वो कहाँ पर जाकर सी एरिया के अंदर, ठीक है, मतलब पर्वतों से बहती हुई और मैदानों से होती हुई और क्या है समुंदर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस इसके अंदर कितनी लैंडफॉर्म्स बनती हैं, अलग अलग आकृतियां बनती हैं किसके द्वारा, कि नीचे जो है इसके सारी की सारी लैंडफॉर्म है, मतलब नीचे इसके हम कह सकते हैं कि हार्ड फॉर्मेशन है, मतलब जिनके स्थल है एक एक कठोर स्थल है जिसके ऊपर जो है नदी बह रही है। ठीक है, और उसको नदी क्या है कि जब 12 महीने 30 दिन हम कह सकते हैं कि एक रिवर जो है वो बहती रहेगी, तो क्या है कि उस वो नीचे से उसको अपर्दन करना शुरू कर देगी, मतलब कुरेदना शुरू कर देगी। क्योंकि पानी एक ही पत्थर के ऊपर बार बार अगर पानी को हम गिराते रहेंगे तो क्या होगा, उस पत्थर के अंदर जो है होल हो जाएगा, चाहे वो कितना ही हार्ड क्यों ना हो। ठीक है, तो जिस भी एरिया से वो निकलेगी रिवर, वहाँ पर कुछ चट्टाने जो है हम कह सकते हैं रॉक्स जो है बेड रॉक्स जो रिवर के नीचे होंगी, ये सारी की सारी बेड रॉक है। जैसे यहाँ से पानी बह रहा है, इसके नीचे जो बेड रॉक है ये जो है हार्ड भी हो सकती हैं और कठोर जो है हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट भी हो सकती हैं। कठोर है और नरम है, दोनों ही तरह की हो सकती है। नरम होगी तो ज़्यादा इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसका अपरदन ज़्यादा होगा, और अगर ये ठोस होंगी तो इसका अपरदन कम होगा। तो इसमें क्या है कि तीन चीज़ें जो है इसके अंदर लेकर चलते हैं हम। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें कि जो ये प्रोसेस है ये तीन अवस्थाओं के अंदर काम करता है। ठीक है, पहली है हमारी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्ध अवस्था। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि यूथ लेवल, ठीक है, फिर उसके बाद कह सकते हैं मेच्योर लेवल और फिर ओल्ड लेवल। ठीक है, तीन लेवल हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के भी तीन लेवल हैं। ठीक है, और इसी तरह ही कि जब रिवर जो है यहाँ से पर्वतों से बहती है, माउंटेन एरिया से बहती है, तो स्टार्टिंग में वो क्या है जो हम कह सकते हैं कि युवा अवस्था के अंदर है, यूथ होती है। उस टाइम क्या है कि पूरे फ्लो के साथ बहती है, वो पानी की मात्रा होती है खूब, और पूरे फ्लो के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर की तरफ जब पानी नीचे आता है तो पूरे फ्लो के साथ बहती है। ठीक है, इसकी स्थलाकृतियाँ अलग देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है, इसमें से हम कह सकते हैं कि वी शेप वैली है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहली जो अवस्था होती है हम उसको बोलते हैं हम युवावस्था। फिर होती है आगे जो है हमारी प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस करना है। सिर्फ इतना ही समझो कि पहले युवा अवस्था होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था और फिर हमारी जो है उसको वृद्ध अवस्था। ठीक है, यूथ एज, मेच्योर एज और ओल्ड एज, बिल्कुल लास्ट में जाकर जब नदी बिल्कुल फ्लो उसका कम हो जाता है। ठीक है,
अब क्या है कि सबसे पहले हमने जो पढ़ना है कि इसके अंदर 3 वर्क होते हैं। सबसे पहले ये आ गया हमारा बहता जल या नदी, रनिंग वाटर, ठीक है ना। तो एक नदी हम कह सकते हैं कि अगर एक एक प्रकार से जो रिवर है, रिवर के बारे में जैसे लिखा है कि ये सल्वरी ने लिखा है कि वंस ऑफ द चीफ फंक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज ए कैरिंग द लीड टू द सी, ठीक है। नदी के प्रमुख कार्यों से एक स्थल का सागर तक ले जाना, ठीक है। मतलब एक स्थल का सागर तक लेके जाना, वो कैसे लेके जाएगी, एक स्थल का सागर तक, मतलब जो नदी जो है जब बहती है तो अपने साथ में कुछ कंकर पत्थर वगैरह, डेब्रिज वगैरह, ठीक है, और गाद वगैरह लेकर चलती है, ठीक है। वो कहाँ से लेकर आती है, सारी की सारी जिस जिस एरिया से वो क्रॉस होकर जाएगी वहां से ही वो जो है उस एरिया में से ही वो जो है लेकर आती है उस जगह, ठीक है। वहां से नीचे से जो मिट्टी कुरेदती है वहीं से वो चीज़ें, वो सारी की सारी जो है मिट्टी है, गाद है, कंकर पत्थर है, वो सारा कुछ लेकर आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक बहता हुआ जल जो है, एक ही दिशा के अंदर बहता हुआ जल जो है वो नदी है। अब नदी सबसे पहले बनती कैसे है ना, ये कंसेप्ट सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जैसे ये माउंटेन पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि जो माउंटेन पार्ट है ये यहाँ का, ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से नदी बनना शुरू होती है ना, यहाँ से नदी बनती है छोटी छोटी सरिताओं के अंदर। छोटी छोटी सरिताएं क्या है, मिलकर, ठीक है, एक बड़ी नदी का निर्माण करती है और फिर वो एक ही फ्लो के अंदर बहना शुरू कर देती है और उसको बोलते हैं रिवर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम पूरे चैप्टर के अंदर जो है, चाहे वो नदी है चाहे वो हिम नदी है, इन सभी की जो स्थलाकृतियां बनती हैं, इन अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स बनती है, ठीक है। और वो लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। उन लैंड फॉर्म्स में सबसे पहले आती है हमारी, 3 पार्ट में डिवाइड है वो। सबसे पहला है हमारा अपर्दन, जिसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। स्टार्टिंग जब मिच्योर लेवल होगा तो इरोजन ज़्यादा होगा। फिर अपने साथ में जो वो लेकर आएगी जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। फिर वो जो अपने साथ में लेकर आएगी इरोजन कर कर, जो भी वो कंकर पत्थर अपने साथ में लेकर आएगी वो ट्रांसपोर्टेशन का रूप बन जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन करती हुई जब वो जाकर लेवल डाउन हो जाएगा बिल्कुल ही, उसके बाद वहां जाकर वो समुद्र के पास जाकर उसको निक्षेपित कर देगी, ठीक है ना। तो क्या है, उसको बोलते हैं डिपोजिशंस, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी भाषा में मैं बता दूं कि जैसे हम कह सकते हैं कि जब रिवर इरोजन करती है, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ऊपर का जो भाग है वहां से इरोजन करती है, तो क्या है कि अपने साथ में पत्थर लेकर आती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। अब वो पत्थर क्या है कि जब वो पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ नदी के पानी के बहाव के साथ में बहते हैं, तो क्या है, वो पत्थर जो नुकीले होते हैं वो गोल बन जाते हैं। तो पानी के साथ में बहते बहते जो वो नीचे के इलाके में आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम प्लेन एरिया में, तो हमें देखने को मिलता है कि वो सारे पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, है ना। तो क्या है कि वो रिवर के आपस में हम कह सकते हैं कि घर्षण के कारण क्या है कि नीचे की रगड़ के कारण क्या है, वो पत्थर धीरे धीरे कर कर गोल हो गए, है ना। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो वो पत्थर आए नदी के साथ में, वो सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन कर कर आए, और जहां पर उसे लगा कि नदी उसको होल्ड नहीं कर सकती है, फिर उसके बाद में उसको जो है वहां पर उसने निक्षेपित कर दिया, ठीक है ना। हम इस तरह से इसको ले सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसके अंदर जो है, मैंने आपको बताया ना सबसे पहले कि इसमें लेवल जो है हमारे युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, ये नदी है हमारी, ठीक है। तो नदी जो है 3 पार्ट में हम कह सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर जो है वो युवा अवस्था में होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, जब उसका फ्लो जो है यहाँ पर फ्लो पूरा होगा, ठीक है। ये युवा अवस्था, ये प्रौढ़ अवस्था और ये वृद्ध अवस्था है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि युवा अवस्था में क्या है कि वी शेप की वैली बनती है और बाढ़ का मैदान बनता है, ठीक है। बाढ़ का मैदान कैसे बनता है कि कुछ एरिया जो है वो वहां पर नीचा होता है, तो उसमें क्या है कि पानी भर जाता है, ठीक है। पानी भरने से क्या है कि उस एरिया के अंदर जब पानी भर जाता है तो उस एरिया के अंदर क्या है कि बाढ़ का मैदान सा बन जाता है, ठीक है। और इस एरिया के अंदर क्या है कि हमें जल विभाजक अत्यंत विस्तृत जोड़े मिलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं वाटर डिवाइड।
जब वाटर कहीं से डिवाइड मतलब ऊपर का पार्ट जो है जल विभाजक जो है वो हमें यहाँ पर जो है अत्यंत विस्तृत मिलते हैं। वाटर डिवाइडेशन कैसे होगा, कैसे वाटर डिवाइडेशन को दिखते हैं हम, कि जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट ऊंचा है, बाकी पार्ट सारे नीचे हैं। तो यहाँ से वाटर जब यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस एरिया यहाँ से आया वाटर यहाँ पर, तो क्या है कि आगे ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जल विभाजक क्षेत्र, ठीक है। तो जल विभाजक क्षेत्र ये वाले जो एरिया है ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेचुरली बात है, हाइट पे बात कर रहे हैं, माउंटेन एरिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है हमें जल विभाजक जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो पार्ट नीचा है, बाढ़ का मैदान है, वहाँ पर क्या है कि हमें दलदली और झीलें जो है वहाँ हमें देखने को मिलेंगी। जैसे मान लो कुछ पार्ट नीचा है तो वहाँ पर क्या है, कुछ दलदली बाट बन जाएगा या झीलें बन जाएंगी। और कठोर चट्टानें जो है, जलप्रपात, और जहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि श्वेपिकाएं, रिपल्स वगैरह ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और क्योंकि इस एरिया के अंदर से क्या है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, इस तरह कर कर इसको बोलते हैं वाटरफॉल या जलप्रपात। पानी यहाँ से एकदम से नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है, पानी ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जलप्रपात, वाटरफॉल, ठीक है। तो ये है वाटरफॉल का, ठीक है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ एकदम से गिरेगा, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। उसके बाद है मेच्योर लेवल, है जल की मात्रा जो है अत्यंत होने के कारण क्या है कि यहाँ पर हमें वी शेप की वैली मिलती है, गहरी होती है, और नदी व्यापक और विस्तृत होकर बाढ़ का मैदान बनाती है, ठीक है। और जिस पार्ट के अंदर क्या है हमारे, हम कह सकते हैं कि ये दलदली पार्ट जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमें जो युवावस्था के अंदर जिस तरह की दलदली विस्तृत और ये समतल निर्मित समतल मैदान होते हैं वो सारे जो है यहाँ नष्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर जल विभाजक जो है हमें स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जल वाटर डिवाइड जो है यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल लास्ट स्टेज जो है, ये वाली जो स्टेज है हमारी, ठीक है, ये वाली स्टेज जो है, इसके अंदर क्या है कि ओल्ड एज, जब ये बिल्कुल ही समुद्र में मिलने वाली होती है रिवर, ठीक है, उसके हिसाब से क्या है कि फिर यहाँ ढाल मंद हो जाती है, और नदी बाढ़ का मैदान जो है अत्यंत विस्तृत हो जाता है, और छोटी सहायक नदियाँ भी कम हो जाती है, जो इसके साथ में छोटी ट्रिब्यूटरियाँ होती हैं वो कम हो जाती है बिल्कुल। और विसर्प और प्राकृतिक तटबंध और गोखुर झील, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसके ये बनना शुरू हो जाती है, ये अलग अलग स्थलाकृति ये बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि नेचुरली बात है। अब देखो तुम, स्टार्टिंग के अंदर छोटी छोटी रिवर्स थी, उनसे मिलकर नदी बनी, और लास्ट में जाकर फिर से वो छोटी छोटी धाराओं के रूप में अलग अलग हो गई, है ना, जब वो समुद्र में जाकर मिलेगी, क्योंकि समुद्र के पास जाते जाते उसकी ढलान जो है बिल्कुल ही मंद हो जाती है, बिल्कुल ही मंद हो जाती है। मंद होने के बाद क्या, फिर अपने साथ में जो भी कुछ कंकर पत्थर लाएगी वो सारे को जो है निक्षेपण, डिपोजिशन करना शुरू कर देगी, साथ साथ में छोड़ती जाएगी, ठीक है ना। मोटे कण जो है वो पीछे रह जाएंगे, बारीक कण है वो धीरे धीरे कर कर जो है बिल्कुल खत्म करती जाती है उनको, ठीक है। तो इस तरह से तो कह रहा था वो सेलबरी जो है स्टार्टिंग में, कि एक पूरे का पूरा भूखंड जो है वो समुद्र की तरफ अग्रसर होता है, ठीक है, मतलब सारे के सारे निक्षेपण का जो है काम, जैसे इसने स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया था, ठीक है। नदी का प्रमुख कार्य है कि एक स्थल खंड का सागर तक ले जाना, मतलब एक पूरे का पूरा स्थल खंड है उसको सागर तक, किसके द्वारा, कि पूरे का पूरा हम कह सकते हैं कि जैसे कंकर पत्थर गाद ये सारा चीजें, क्योंकि जहां पर जाकर ये निक्षेपित करेगा वहां पर जाकर कोई ना कोई एक नया लैंडफॉर्म बनेगी, है ना, वहां पर जाकर कोई ना कोई लैंडफॉर्म बनेगी, ठीक है। चलो, अब हम इरोजनल लैंडफॉर्म, सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको अपरदन की जो है हमारी, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी वैली, ठीक है। वैली क्या कहती है कि जहां से जब रिवर्स निकलती है, रिवर पहले क्या सरिताओं में, अभी नालिकाओं में, फिर एक नदी के रूप में जो है बनती है। उसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे ये ऊंचाई वाला पार्ट है, जब यहाँ से रिवर बनती है, और जो जिस ये जो है नीचा पार्ट है, यहाँ से रिवर यहाँ बनेगी और ये बन जाएगी एक वैली, ठीक है, वैली बन जाएगी। और इसी से क्या है कि हमारी जो है, इसी को हम वी आकार की घाटी भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जब नदी जो है बीच में आकर मिलती है, मतलब इस तरफ से भी पानी आ रहा है, इस तरफ से भी पानी आ रहा है, इससे इससे ऐसे करके आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि ये वी शेप की बन जाएगी वैली, इसको बोलते हैं वी आकार की वैली। और इसी का ही एक विस्तृत रूप है कैनियन। इसमें क्या होता है कि इसका जो नीचे का पार्ट है और जो ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर के जो दोनों किनारे, इनके अंदर विस्तार हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और जब, क्योंकि इसी की वैली के अंदर ही, घाटी के अंदर ही नदी बहती है ना, घाटी हमेशा नीची होगी, ठीक है,
पानी ऊपर जो है पर्वतीय इलाके माउंटेन एरिया से आता है और घाटी के अंदर आकर बहता है। जैसे वाटरफॉल होता है ना, इस तरह कर वाटरफॉल का एक छोटा सा रूप है। मतलब वाटरफॉल तो काफ़ी हाइट से नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन ये एक छोटा रूप कह सकते हैं कि जिसमें रिवर आकर अपनी घाटी से बहती हुई नीचे की ओर आती है। ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है। ठीक है, तो कैनियन जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मतलब इसका जो नीचे का जो बिंदु है, यहाँ पर हमें गहराई जो है, गहराई में और ये दो किनारों के ऊपर जो है यहाँ पर बिल्कुल जो इनके अंदर इनका जो समांतर है ये इसके बराबर नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर हमें विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कोनों का विस्तार ज़्यादा देखने को मिलेगा और नीचे से ये वी शेप आकार क्या होता है, वी शेप आकार का थोड़ा सा विस्तृत रूप हमको कैनियन कहते हैं। और जब ये विस्तृत रूप जो है नीचे से यहाँ से पानी क्रॉस करेगा तो क्या है कि नीचे से क्या है उसको कुरेदना शुरू कर देगा। मतलब अब यहाँ से क्या है, अब अपर्दन शुरू हो गया। अब अपर्दन हो गया तो ये जो फॉर्म है ये बड़ी हो जाएगी इस तरह से। अब इसके ऊपर के दो किनारे जो है नीचे के दो किनारों के बिल्कुल बराबर होंगे। इनकी जो चौड़ाई है दोनों की बराबर होगी, इतनी इसकी चौड़ाई, इसकी इतनी है। तो ये नीचे से जो इस तरह से यू आकार का हम कह सकते हैं, इसको गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे से इस तरह करके कटाव मतलब गहराई करती जाएगी इसके अंदर जो है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा पोर्ट होल एंड द प्लज पूल्स। पोर्ट होल किसको बोलते हैं कि जब रिवर जो है इस तरह कर बहती है। ये मैंने आप डायग्राम इसमें बताने की कोशिश की है कि जैसे ऊंचाई वाले इलाके से पर्वतीय भाग से क्या है कि रिवर बहती है, तो इसके रास्ते में कुछ जो है जिस तरह कर हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट से चट्टानें जो है नरम होती हैं, ये नरम वाला पार्ट है, कुछ से चट्टानें जो है वो सख्त होती हैं। जो नरम पार्ट है वहां पर क्या है एक गड्ढा बनना शुरू हो जाता है। अब इसके साथ में जो कंकर पत्थर है वो क्या है इसको कुरेदना शुरू कर देते हैं। कुरेदने के बाद क्या है ये सारे इसको बोलते हैं हम पोर्ट होल्स। ठीक है, जल गर्तिकाएं। ठीक है, और जैसे ही ये पोर्ट होल जो है बड़ा हो जाते हैं तो फिर वो एक प्लेज पूल की तरह हमें दिखने लग जाते हैं, क्योंकि इसका इसका इसमें अपर्दन कैसे होगा, नदी अपर्दन कैसे करेगी, पानी के साथ में अपर्दन तो करेगी करेगी, और जो साथ में वो कंकर पत्थर ला रही है वो भी तो नीचे जो उसके जिस सरफेस पे वो बह रही है वो उनको भी तो इफेक्ट करेगी। तो उस जब वो वहां से बहेगी, ठीक है, जब वहां से फ्लो करेगी तो क्या है कि पानी तो उस चीज को जो है खत्म करेगा, जो जिस पार्ट से बह रही है रिवर, उसके नीचे की जितनी भी लैंड फॉर्म है उसको चेंज तो करेगा पानी अपने फ्लो के साथ में, क्योंकि 12 महीने 30 दिन बहना ही बहना है पानी ने वहां से। ठीक है ना, उसको तो चेंज करेगा ही करेगा, प्लस जो उसके अंदर मटेरियल है वो भी नीचे की जितनी भी लैंड फॉर्म है उसको भी चेंज करता हो जाता है। देखो इससे देखो होल जो है बड़ा हो गया यहाँ से नीचे से, है ना। तो ये बात हमें क्लियर करता है कि जो जो इसके अंदर भी जितने भी वो कंकर पत्थर है उन्होंने इस कारण से इसके होल को जो है बड़ा कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारा इनसाइड ऑफ द इंडेंच मेंडर्स। ठीक है, अब अर्धकृतिक विसर्प और गंभीर भूपर गंभीरीभूत विसर्प। ठीक है, ये जो है ये क्या है कि जैसे तिब्बत ढाल के अंदर क्या होता है कि जब नदी है अपने इसको बोलते हैं, एक होता है हमारा, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हम कहते हैं कि जब जब रिवर जो है इस तरह कर जो है दोनों तरफ से कटाव करती है, और वर्टिकल होता है कि इस तरह से कि नदी जो है नीचे गहराई से कटाव करती है। तो इस कंडीशन में जब पर्वतीय इलाकों में होगी तो नदी क्या है नीचे से कटाव करेगी, साइड से कटाव नहीं कर सकती, क्योंकि साइड से कटाव तब करेगी जब नदी नदी हम कह सकते हैं कि जब पर्वतीय इलाकों को छोड़कर नदी क्या है मैदानी इलाकों में आ जाती है, मतलब प्लेन एरिया में आ जाती है। तो प्लेन एरिया में कैसे चलेगी वो इस तरह से सांप की तरह, और पर्वतीय इलाकों में क्या होगा कि वो इस तरह से चलेगी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, जैसे नदी खेल रही हो ऊपर नीचे ऐसे चलती है, तो उसको बोलते हैं तीव्र ढाल। तो इसमें क्या है पार्श्व अपरदन होता है, मतलब लेटराइट इसके अंदर बोलते हैं। ठीक है, जो इरोजन होता है, समझ गए। तो लेटरल इरोजन हम कह सकते हैं इसके अंदर होता है। और इसके अंदर क्या है कि जब नदी जो है अपने दोनों किनारों से, जब नदी इस तरह सांप की तरह बहेगी तो क्या है कि इस किनारे से यहाँ से अपर्दन करेगी और इस किनारे पे डिपोजिशन करेगी, फिर इस किनारे से अपर्दन करेगी, फिर इस किनारे पे डिपोजिशन करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर एक जगह पर वो अपर्दन कर रही है, एक जगह पर निक्षेपण कर रही है। तो इनकी ये जो सांप आकृति है, कई बार क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है
इस तरह जब अपर्दन करते करते जाती है तो एक तरह की यहाँ पे जो ऑक्सबॉल लेक भी बन जाती है, उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिवर ट्रेंच। ठीक है, रिवर ट्रेंच क्या कहता है कि जब जिस पार्ट के अंदर रिवर बह रही है उसके नीचे जो है अलग अलग तरह के ट्रेंच बन जाते हैं। अगर ये ट्रेंच जो है एक समान होते हैं तो इसको बोलते हैं युगम वेदिकाएं। अगर ये ट्रेंच जो है अलग अलग होते हैं तो इसको बोलते हैं अयुगम वेदिकाएं, अनपेयर या पेयर। ठीक है ना। अब ये नदी जब बाढ़ का क्षेत्र बनता है, जब नदी जो है बिल्कुल तो ये उसके नीचे का पार्ट है, वहां पर ये स्थलाकृतियां बनती है, नदी वेदिकाएं। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है ये हमारा आता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं निक्षेपित निक्षेपित जो है डिपोजिशन। अब डिपोजिशन करना शुरू करेगी। अपर्दन की स्थलाकृति हमने पढ़ ली, अब सारी चीजें अपर्दन कर कर ले आई। अब क्या है वो निक्षेपण करेगी। निक्षेपण का मतलब क्या है कि अब जो है रिवर बिल्कुल कहाँ पर आ गई, वृद्ध अवस्था के अंदर आ गई। मैच्योर अवस्था से, मैच्योर अवस्था में उसने अपर्दन करना शुरू किया था। जो बिल्कुल युवा अवस्था थी स्टार्टिंग में माउंटेन का पार्ट की जो युवा अवस्था, वहां से अपर्दन करना शुरू किया। और जो हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ अवस्था थी, मेच्योर थी, उसमें उसने ट्रांसपोर्टेशन किया उसको। ठीक है, जो अपने साथ में वो कंकर पत्थर लाई थी। अब उन कंकर पत्थर को क्या है कि निक्षेपित स्थलाकृति के अंदर, मतलब यहाँ पर डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बनेंगी। अब कौन सी बनेगी, यहाँ पर बनेगा जलपंख। अब नदी ऊंचे वाले भाग से अब नीचे वाले भाग में आ रही है तो इसमें क्या है कि अपने साथ में क्या है कि वो जितने भी तरह का हम कह सकते हैं कि कंकर पत्थर है उनको इस तरह से फैलाना शुरू कर देगी। जब वो फैलाना शुरू कर देगी, ये तब का प्रोसेस है बेटा जब रिवर जो है उसमें अभी समुद्र में मिलने ही वाली है। ठीक है, उसके बाद का उसके दौरान वहां पर प्रोसेस है कि अपने साथ में जो भी चीज़ लाई है वो डिपोजिशन करना शुरू कर देगी। तो क्या है कि वहां पर हमें ज़्यादातर इस तरह से जलोढ़ पंख देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं जलोढ़ पंख। और यहाँ पर क्या है कि जितनी भी नदी की अलग अलग शाखाएं हैं वो शाखाओं में वितरित होना शुरू कर देगी। ठीक है ना। ये पंख के बाद क्या है कि जो पार्ट इसके साथ में बहेगा, ठीक है, मिट्टी वगैरह यहाँ पर बहना जो है अपने साथ में यहाँ पर कंकर पत्थर यहाँ सारा कुछ निक्षेपित कर देगी। ठीक है, डिपोजिशन कर देगी। उसके बाद क्या इसी के अंदर से आगे जो है पानी की कुछ नालियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं हम जल वृत्तिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरियाँ। ठीक है, तो यहीं से शुरू हुई थी रिवर जब माउंटेन एरिया से, और यहीं पर आकर खत्म हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये इस तरह का प्रोसेस होता है तो इसमें क्या है कि हमारा डेल्टा, हम कह सकते हैं कि डेल्टा किसको कहते हैं कि जलोढ़ पंख की भांति ही होता है, ये विकसित होता है, लेकिन इसका स्थान भिन्न होता है। ठीक है, जैसे मान लो पानी जब बिल्कुल सी एरिया के अंदर मिलने वाला होता है तो वहां पर जाकर क्या है कि पानी के अंदर जो है वो स्थान जो है जब खत्म हो जाता है, लैंडफॉर्म का जो है स्थल खत्म हो जाता है और जलीय भाग जो है उस पार्ट के अंदर, उस पार्ट के अंदर क्या है कि हम देखते हैं कि वहां पर क्या है कि एक डेल्टा बनता है। अब डेल्टा क्या है कि ये भी एक नदी का ही रूप है। नदी जब मिलती है समुद्र में जाकर तो जो मोटे मोटे हम कह सकते हैं कि कंकर पत्थर होंगे उनको पीछे छोड़ती जाती है और जो महीन कण है उनको आगे आगे बहते जाते हैं वो। ठीक है ना। तो इस तरह कर कर ये डेल्टा का एक फॉर्म है। डेल्टा इस तरह से बनता है, ऊपर के इलाके से पाँच जब रिवर नीचे के इलाके में बहती हुई यहाँ पर आकर निक्षेपित हो जाती है तो मोटे पत्थर जो है वो यहाँ पर छोड़ जाती है और आगे महीन कण आगे रह जाते हैं। ठीक है, इस तरह कर कर ये जो मोटे पत्थर है यहाँ पर और जो महीन कण है वो नीचे यहाँ पर बिखेरती जाती है। ये सारे महीन कण है और ये सारे मोटे मोटे पत्थर हैं। ठीक है ना। तो इसी के कारण यहाँ पर क्या है लैंडफॉर्म्स बनती हैं। और लास्ट ये जो है इसके बाद आता है हमारा बाढ़ का मैदान। ठीक है, अब बाढ़ का मैदान और प्राकृतिक तटबंध और विसर्प रोधिकाएं। अब ये क्या है कि इसके अंदर क्या है कि जो बाढ़ का मैदान है हमारा, ये सारे का सारा बाढ़ का मैदान है, क्योंकि ये वो फॉर्म है यहाँ पर ये सारे की सारे निक्षेपित वाली है। मतलब अब जो है रिवर बिल्कुल पानी जो है समुद्र में मिलने वाली है उससे पहले की सारी स्थलाकृतियां, तब ये सारी स्थलाकृतियां वहां पर बनती है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो गंगा रिवर का हम एग्जांपल लेते हैं। गंगा जब ऊपर से गंगोत्री से निकलती है, गौमुख में से बहती हुई, जब वो नीचे का पार्ट है, जब हम कहते हैं कि जब ये उत्तर प्रदेश और बिहार से होती हुई जो है पश्चिम जो है अपने बांग्लादेश से होती हुई यहाँ पर बहती है, तो यहाँ पर ये निक्षेपण करना शुरू कर देती है। देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो आप इसमें देखो, यहाँ से जो है ये गंगा जो है आपको निकलती है, यहाँ से गंगा निकलती है। ठीक है, ये आपको ग्रीन ये जो ब्लू कलर दिख रहा है
यहाँ से होती हुई ये गंगा जो है, ये देखो इसके अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरियाँ सारी मिलती हैं, घाघरा गंडक ये सारी इसमें मिलती हैं। और यहाँ से होती हुई ये बिल्कुल यहाँ पर जो है निक्षेपित हो जाती है। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल ये निक्षेपित हो रही है, देखो अलग अलग इसमें छोटी छोटी जो है जल गर्तिकाएँ बनती हैं। और यहाँ पर क्या है कि सारी धाराएं छोटी छोटी बनती हैं और फिर ये यहाँ पर आकर निक्षेपित हो जाती हैं, यहाँ पर आकर समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह कर कर हम कह सकते हैं कि जब कोई भी रिवर ऊपर से बहती हुई आती हुई यहाँ पर आकर मिल जाती है ना, यहाँ पर जब समुद्र में, ये समुद्र एरिया है सारे का सारा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये सारा जो है नीचे, तो इसमें आकर मिल जाती है। इस तरह कर कर जो है अलग अलग जो रिवर है हमारी, तो इसके साथ में ही क्या है कि जो हमारे बाढ़ का मैदान है, प्राकृतिक तटबंध है और विसर्प रोधिकाएं हैं, तो इस तरह की ये लैंडफॉर्म्स हमारी इसमें बनती हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि इंडिया के मैप के ऊपर किस तरह से गंगा रिवर है, जब वो बिल्कुल मैदानी भाग को छोड़ती हुई जो है, हम कह सकते हैं कि पर्वतीय भाग को छोड़ती हुई मैदानी भाग में आती हुई और फिर एकदम से जो है वो जो है समुद्र के पास में जाकर मिलती है। उस टाइम जब डिपोजिशन हो रही है उस टाइम की ये सारी लैंडफॉर्म्स है। उसी टाइम जो है फ्लड प्लेन बनता है। बाढ़ का मैदान कब बनेगा कि जब पानी जो है उसको बहने के लिए क्या है, अब उसको फ्लो नहीं मिलेगा। अब वो क्या है कि अपना जिस फ्लो के अंदर उसको बहना चाहिए, सपोज एक रिवर ऐसे बह रही है इस इलाके के अंदर और ऊपर से इलाके के अंदर ऐसे बहती है हमेशा रिवर, ठीक है, जैसे मैंने बताया था लेटरल फॉर्म के अंदर। और इसके अंदर क्या है कि हमारा जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर बहती है इस तरह से, वी सर्प की तरह। तो जब रिवर यहाँ पर इस तरह से बह रही है, अब इस फॉर्म के अंदर क्या है कि अब रिवर कई बार क्या होता है कि नीचे का ढलान इतना ज़्यादा वो हो जाता है, मंद हो जाता है कि वो बह नहीं पाती और क्या है कि ये अपना अपना जो है वो तटबंध को वो तोड़ना शुरू कर देती है। मतलब वो किसी और इलाके में बहना शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि उसका फ्लो नहीं है यहाँ पर, कोई इसकी डायरेक्शन या कुछ वो ऐसा नहीं है। इसी के अंदर यहाँ पर बिहार के अंदर जो कोसी रिवर है, आपने सुना होगा, जिसको सोरो ऑफ जो है बिहार भी कहते हैं हम। ठीक है, तो वो भी यहाँ इसी के लिए फेमस है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल जो वो गंगा रिवर का ही की ही जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है, जिसको बोलते हैं हम कोसी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल ढाल मंद हो जाती है। जब ढाल यहाँ पर मंद हो जाती है, ठीक है, तो जिस कारण से क्या है कि इस एरिया के अंदर हमें जो है बिल्कुल 2 सेंटीमीटर की ढाल हो जाती है। 2 सेंटीमीटर देखो कितना होता है। अब उसके कारण क्या है कि यहाँ पर जो है हमें वो रिवर जो है फिर अपना वो जो ये तटबंध है इसको तोड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध जो है इसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये सारे इसके प्राकृतिक तटबंध हैं जितने भी है, ये बीच में रिवर है मेन, और ये इसके प्राकृतिक तटबंध है, और ये सारा बाढ़ का इलाका है। ठीक है, और इसी के अंदर बाढ़ के इलाके में क्या है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है, और ये ऊंचा इलाका है। ठीक है, इससे ऊंचा है, इसी के अंदर रिवर बह रही है। और इसी के अंदर जब रिवर इस तरह से जैसे एक सांप की तरह बहती है, उसको बोलते हैं हम मियंडर्स। ठीक है ना, उसी के अंदर मियंडर्स बोलते हैं उसको। और इस मियंडर्स के कारण ही क्या है कि जब कई बार रिवर जो है, आपको इसमें मैं इसकी वो दिखा देता हूँ कि जब ये रिवर है एक मेंढर्स के रूप में बहती है, तो कुछ इस तरह से हमें दिखती है। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से जैसे सांप की तरह बहती है। तो क्या होता है कि कई बार जब रिवर इस फ्लो में बह रही है, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि जो फ्लो है वो बहुत कम है, तो इस तरह इस फ्लो में बहती हुई क्या है कि जब अपर्दन यहाँ से होता है, इस पार्ट के अंदर अपर्दन होगा, इसमें डिपोजिशन होगी, इसमें अपर्दन होगा, इसमें डिपोजिशन। कई बार क्या होता है कि इस पार्ट में यहाँ से जो है इसको अपर्दन हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये बीच का पार्ट यहाँ से टूट जाता है। टूटने के बाद क्या है कि ये बिल्कुल अलग हो जाता है, ये पार्ट ऊंचा हो जाएगा, ये नीचा हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से नदी यहाँ से बहती हुई इस पार्ट का बिल्कुल यहाँ से कटाव हो जाता है, तो ये अलग ही रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सबॉल लेक। ठीक है ना, ओक्स बॉल लेक। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें ढाल के कारण क्या है कि जो विसर्पण के गहरे छल्ले के आकार के विकसित हो जाने पर क्या है कि अंदरूनी भाग जो है अपर्दन के कारण कट जाता है। ये वाला जो पार्ट है वो कट जाता है और गोखुर झील, जिसको बोलते हैं ऑक्स बॉल लेक के रूप में ये परिभाषित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी रिवर के जितने भी वर्क थे, लैंडफॉर्म्स थी, वो इस तरह से कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।